श्रीलंका एक प्रकार का आइलैंड नेशन है। बेल्जियम कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी में पीपल थे वो बेल्जियम थे, यानी कि जो डच लैंग्वेज का यूज करते थे, और माइनॉरिटी में जो थे वो फ्रेंच पीपल थे। अब यहाँ तमिल क्या डिमांड रखते हैं, सबसे पहले वो अपनी एक खुद की पार्टी को फॉर्म करते हैं और यहीं से इनका स्ट्रगल शुरू होता है। अगर आप इंडिया का मैप खरीदोगे ना या देखोगे तो आपको ऑब्वियसली श्रीलंका का मैप साइड में देखने को मिल जाएगा। पावर शेयरिंग सही है या फिर गलत, ये सारी जानकारी तो इस लेसन में जानने को मिल ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आखिरकार ये होती क्या है उसे समझ लेते हैं। हाय, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। बेसिकली पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को आपको वेरियस कंट्री के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, जिसमें हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका जैसे कंट्री के बारे में। आपको इसमें एकोमोडेशन और साथ ही साथ मेजॉरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू पता चलेगा क्या पावर शेयरिंग करना सही है या फिर गलत। तब जाके आप ये आइडिया लगा पाओगे कि आखिरकार ये डिजायरेबल क्यों होती है, और साथ ही साथ इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो हमें अलग लेवल की देखने को मिलती है। तो ये आपके इस लेसन का पूरा ओवरव्यू। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन को लेकर, पावर शेयरिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन अ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस दैट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी अमंग वेरियस लेवल एंड इंस्टीट्यूशन विद इन अ गवर्नमेंट और अ सोसाइटी। तो बेसिकली यही सारी चीजों के बारे में पावर शेयरिंग से रिलेटेड बात की गई है। इसका जो मेन गोल होता है वो यही रहता है कि इंश्योर करना पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप का, ताकि एक तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ पावर उन लोगों के पास ना जा पाए जो कि इंडिविजुअल है या फिर कोई डोमिनेंट ग्रुप है। तो इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया के अंदर आपको सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पावर है वो किसी एक पार्टी या एक ग्रुप में सेंट्रलाइज नहीं की गई है, बल्कि उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और लोकल टाइप की गवर्नमेंट में। होप्स हो कि आपको पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम एक बार केस स्टडी के थ्रू समझ लेते हैं कि ये सही होती है या फिर गलत। तो सबसे पहले बात आएगी बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी कंट्री है जो कि आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगी। इसकी जो नेबर कंट्री है, यानी कि ये अपना बॉर्डर शेयर करती है जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसी कंट्री के साथ। पॉपुलेशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है, यानी कि जितनी हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन है उसकी हाफ आप मान सकते हो। इसके अलावा जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में समझने में। तो ये तो होगी एक बेसिक सी जानकारी। अब एक चीज़ के बारे में आप समझिएगा बेल्जियम से रिलेटेड, जो कि है एथनिक। अब ये एथनिक होता क्या है, तो बेसिकली एक सोशल डिवीजन जो कि बेस्ड होता है शेयर्ड कल्चर पे। देखिए जो अंग्रेज है वो किसी एक कंट्री में तो नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो फैले हुए है। उसके अलावा अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जैसे हमारा साउथ इंडिया जो कि पूरी प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो लिंग्विस्टिक बेस पर ही बना है, तो वहाँ पर भी जो लोगों की ब्रीड देखने को मिलेंगे काफ़ी सिमिलर, उनके कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो ये एथनिक को ही एक तरीके से रेफर करता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर, या फिर बहुत आप कह सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि वो जो लोग हैं जो सिमिलैरिटी रखते हैं फिजिकल टाइप और कल्चर में, तो वो किसी एक ही रिलीजन या फिर एक ही नेशनैलिटी को बिलोंग करते हो, अलग भी हो सकते हैं। तो ये एथनिक होता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखता है बेल्जियम में। यही तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि है बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इतनी छोटी सी कंट्री, ऊपर से इसका एथनिक कॉम्पोजिशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसे एक बार समझ लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बेल्जियम के मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो बेल्जियन पीपल है, यानी कि जो डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो 59% यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है वो फ्रेंच है, यानी कि 40% के आसपास फ्रेंच पीपल है जो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और जो रेस्ट है 1% के समथिंग वो जर्मन पीपल है, तो ये तो जर्मन लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया पॉपुलेशन का। प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो वो आपको ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल, वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यानी जो सिनेरियो आप देख रहे हो बेल्जियम कंट्री के अंदर वो बिल्कुल उलट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम जो है वो 20% के आसपास ही देखने को मिलेंगे इसकी कैपिटल में, जबकि वो ऑल ओवर कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में। उसी तरह जो फ्रेंच है जो माइनॉरिटी में आते हैं पूरे बेल्जियम के अंदर, वो कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में हो जाते हैं 80% के समथिंग। तो ये जो एथनिक कॉम्पोजिशन जो डिवाइडेड हुआ पा रहा है पूरी कंट्री के अंदर, ये एक प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो ये तो सारी जानकारी होगी। अब देखा जाए तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस कंट्री में अप्लाई हो सकता है। इसका रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम है, इन बेल्जियम द फ्रेंच कम्युनिटी वॉज इन माइनॉरिटी बट they were economically and educationally more stable as compared to the majority community that is the Dutch speaking community। कहा जा रहा है कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है लेकिन वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डच कम्युनिटी। और ये बात बिल्कुल ठीक है। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1950 या 1960 में बहुत टाइम बाद यहाँ पे टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है दोनों कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल्स को ऐसा लगता है कि एक तो ये माइनॉरिटी में ऊपर से डोमिनेंट है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वल चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो इतना सारा पजलिंग हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रॉब्लम को सॉर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आगे चल के होता भी है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका के केस भी आप समझ लीजिएगा। श्रीलंका एक प्रकार का आइलैंड नेशन है। अगर आप इंडिया का मैप खरीदोगे ना या देखोगे तो आपको ऑब्वियसली श्रीलंका का मैप साइड में देखने को मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल बॉटम साइड में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है सर्दर्न कोस्ट के तमिलनाडु, जो हमारा इंडियन स्टेट है, सबसे बॉटम साइड में। इसकी जो पॉपुलेशन है, जितनी हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़, इतनी इसी की है। और अदर नेशन की तरह जो साउथ एशिया की है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका के अंदर भी ना डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो 74% जो मेजॉरिटी में है वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, 18% जो है वो तमिल कम्युनिटी के लोग हैं, और जो रेस्ट है 7% वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। इनकी खास बात क्या है, मेजॉरिटी में सिन्हाला कम्युनिटी है, ये बुद्धिज्म को फॉलो करती है। जो माइनॉरिटी में सेकंड पोजीशन पे है तमिल, जिसके अंदर 5% इंडियन तमिल भी है, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों है। और जो रेस्ट है क्रिश्चियन है वो 7% है, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब श्रीलंका में हमें मेन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, वो है मेजॉरिटेरिज्म को लेकर। अब सवाल यहाँ पर आता है कि ये आखिरकार क्या होता है। तो आसान शब्दों में अगर समझना चाहो तो मेजॉरिटेरिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होती है, तो सारी जो चीज़ें होती है ना, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उनके रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे उनके राइट्स से रिलेटेड हो, सब उन्हीं के फेवर में होते हैं। यानी कि जो माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं एक तरीके से उन्हें इग्नोर किया जाता है, यानी कि इक्वालिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं देखने को मिलती। ये मेजॉरिटेरिज्म है, और ऐसी श्रीलंका ने किया जिस वजह से जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस था वो ठीक नहीं हुआ था। अब वो था क्या, देखिए मेजॉरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को ऐसे फॉलो किया गया था। श्रीलंका को आज़ादी मिलते हैं 1948 में। अब 1948 के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, और डेमोक्रेसी के बेसिस पे ही वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे मेजॉरिटी में सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, तो सिंपल सी बात है, हाईली चांसेस है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होंगे, यानी जो MP होंगे, तो वो भी सिन्हाला कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। तो ऐसे ही हमें देखने को मिला। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरिज्म, यानी कि उन्होंने मेजॉरिटेरिज्म की सीरीज को अडॉप्ट कर लिया। सबसे पहले चीज आती है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की डिक्लेयर कर दिया जाता है। देन उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो सारी की सारी फेवर्ड में होती है सिन्हाला पीपल के लिए, यानी कि जॉब्स होगी गवर्नमेंट वो भी सिन्हाला वालों को पहले मिलेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें एडमिशन भी सबसे पहले सिन्हाला पीपल को ही मिलेगा। यानी कि देखा जा रहा है कि इन सभी एक्टिविटी से जो श्रीलंकन तमिल है उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टैब्लिश होता है तो प्रोडक्शन एंड ग्रोथ की बात भी बुद्धिज्म की ही की जाती है, जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट जैसा फील हो रहा है तमिल लोगों को। अब यहाँ तमिल क्या डिमांड रखते हैं, सबसे पहले वो अपनी एक खुद की पार्टी को फॉर्म करते हैं, और यहीं से इनका स्ट्रगल शुरू होता है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो तमिल जो लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, और इसके अलावा एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे सिन्हाला लोगों को मिलते हैं वैसे हमें मिलनी चाहिए। तो ये सारी जो डिमांड होते हैं वो रखते हैं, लेकिन जो सिन्हाला कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट होती है वो इसे डिनाई कर देती है। सो दैट्स अ रीजन 1980 का डिकेड ऐसा होता है जिसमें आप कह सकते हो कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि श्रीलंकन तमिल को एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उन्हें नेगलेक्ट किया जाता है, उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी डिमांड्स को। तो इस वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है सिविल वॉर। तो ये जो सिविल वॉर होता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, क्योंकि इससे पॉलिटिकल सोशल सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। 1000 ऑफ लोग किल्ड कर दिए जाते हैं, रेफ्यूजीज बन जाते हैं,
एक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं हो पाता है। हालांकि फाइनली ये सारी चीज़ें ईयर 2009 में आके स्टॉप हो जाती है, लेकिन उससे पहले मेजोरिटिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से जो श्रीलंका में हमें देखने को मिला वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो ओवरऑल कहा जाता है कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट श्रीलंका में फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन अब बात बेल्जियम की भी कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रूर किया गया था, क्यों? क्योंकि बेल्जियम के जो लीडर थे वो जानते थे इन सभी चीज़ों को कि अगर हम अपनी कम्युनिटी को, बेल्जियम को या फिर फ्रेंच पीपल को या फिर जर्मन लोगों को साथ नहीं लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए वो एक अलग पाथ डिसाइडेड करते हैं। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करते हैं अपने यहाँ की रीजनल डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटी को, और इसी को ध्यान में रखते हैं 1970 एंड 1993 के बीच में वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट होते हैं वो एक अलग ही लेवल के होते हैं, जो एक तरीके से काफ़ी इनोवेटिव माने जाते हैं। एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं वो कौन कौन से उनके अमेंडमेंट थे। सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल ओवर कंट्री, बेल्जियम कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी में पीपल थे वो बेल्जियम थे, यानी कि जो डच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और माइनॉरिटी में जो थे वो फ्रेंच पीपल थे। तो पहला जो सॉल्यूशन निकालते हैं अमेंडमेंट के थ्रू वो ये करते हैं कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल स्टेटस दे दी जाती है। सबसे पहली चीज इनकी ये होती है। दूसरा जो होता है कि जो पावर्स होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब वो शेयर कर दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो 2 रीजन होते हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया, जिसके अंदर डच और फ्रेंच दोनों रहते हैं। और तीसरा होता है उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। अब जिस तरीके से सेंटर में फ्रेंच पीपल को इक्वल स्टेटस मिल जाती है, तो फ्रेंच पीपल का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ब्रुसेल्स कैपिटल के अंदर डच कम्युनिटी के लोगों को भी इक्वल स्टेटस मिलनी चाहिए। तो वो ऐसा कर देती है, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड होगी। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी जाती है जो खुद लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू के ऊपर काम करती है, यानी कि डच के लिए अलग होगी, फ्रेंच के लिए अलग होगी और जर्मन लोगों के लिए अलग होगी। तो वो अपने बेसिस पे बना सकते हैं। सो ये थी जानकारी पावर शेयरिंग के बारे में कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, इसलिए वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करके मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। दैट्स अ रीजन वहां पे हमें सिविल वॉर जैसा देखने को मिल गया। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो पावर शेयरिंग होती है वो डिजायरेबल क्यों मानी जाती है? तो इसके 2 रीजन है। पहला जो है वो है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। प्रूडेंशियल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जो पॉसिबिलिटी बन रही होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। पहली चीज़ ये, जैसा कि हमें बेल्जियम के केस में देखने को मिला था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। और दूसरा होता है कि ये एक स्पिरिट मानी जाती है डेमोक्रेसी की। तो मोरल रीजन में आप ये काउंट कर सकते हो। लास्ट अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, तो वो कुछ इस टाइप से। सबसे पहला होता है हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल पावर में क्या होता है कि ये 3 टाइप्स की होती है। एक होती है लेजिस्लेचर, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है जुडिशरी, जो कि हमें इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तीनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, इक्वल पावर होती है। और इसके अलावा एक और होती है, वो होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये भी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल लेवल की अलग गवर्नमेंट, देन उसके नीचे स्टेट लेवल की अलग गवर्नमेंट, देन उसके नीचे लोकल लेवल की अलग गवर्नमेंट। तो ये वर्टिकल टाइप में होता है। तीसरा होता है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमें बेल्जियम में देखने को मिलता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि डच के लिए अलग तरीके से काम करेगी और साथ ही फ्रेंच के लिए अलग तरीके से, जर्मन के लिए अलग तरीके से। और लास्ट है पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, प्रेशर ग्रुप के बीच में होता है, सोशल मूवमेंट के बीच में होता है। तो ये कुछ सारी फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की, ऑल्सो की आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकेगी। तो ये था शॉर्ट वीडियो के अंदर पावर शेयरिंग का ओवरऑल लेसन, ऑल्सो की आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।